हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीड अप में आपका स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? खुश होंगे, अच्छे होंगे। और सभी का मैंने कमेंट पढ़ा लास्ट वीडियो का। तो लास्ट वीडियो में कुछ लोगों को न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम आ रही थी, तो ठीक है, मैं आपको उस न्यूमेरिकल का फिर से सॉल्यूशन बता दूंगा। बाकी लाइट्स की प्रॉब्लम आ रही थी, तो उतनी लाइट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको विजिबल हो रहा है, ठीक है। तीसरी चीज आ रही थी साउंड की, वीडियो भी विजिबल है, साउंड भी ऑडिबल है, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो आप लोग प्लीज थोड़ा हम लोगों के साथ कोऑपरेट कीजिए। सभी चीजें ठीक है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही सभी को। आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आप बाकी चीजों पे फोकस मत कीजिए, ठीक है। तो और भी लोगों का कमेंट आ रहा था, क्या क्या कमेंट आ रहा था। दो चीजों हो गई, तीसरी जो हाँ सर हिंदी में पढ़ाइए, इंग्लिश में मत पढ़ाइए। So some people are arguing with me that you should teach in English, you should teach in Hindi. But you know there are a lot of students which are coming from the background that's totally Hindi, and some of the students which belongs to the southern portion of India, right? So there they do not easily understand the Hindi. They can easily understand and feel comfort with English. So I used to try with both language, multiple, used to write in English and deliver in lecture in English as well as in Hindi. So please, friends, cooperate with us. We are doing our best and hope so we will do much effort in our work and give our best results, give our best content to you. So please friends, cooperate with us and give your love and support to us, and please keep watching us, keep watch us other videos like GS, reasoning and maths, and stay with us. So now let's start with today class. In last class we had studied about what? We had studied about वेव, ओके। तो हम लोग वेव के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। वेव के हमने टाइप्स पढ़ लिए थे, हम लोगों ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी देख लिया था। हम नहीं, रिफ्लेक्शन हमने देखा था कि रेयर से डेंसर में जाने पर, डेंसर से रेयर में जाने पे क्या होता है। फिर हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ साउंड भी देखी थी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड भी देखी थी, तो कि सॉलिड में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है, गैस में क्या होता है, ठीक है। तो मैं कुछ और उसमें पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ। जैसे आपको पता होता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड सॉलिड की सबसे ज्यादा होती है, फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड लिक्विड की ज्यादा होती है, और फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड गैस की। तो ये की पॉइंट याद रखना आप लोग, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। मैं एग्जाम का नाम भी लिख देता हूँ, ये आरआरबी के एग्जाम में आया हुआ है कि किसकी, यूपी पीएससी में भी आया हुआ है, एक एग्जाम पीसीएस में भी आया हुआ है। तो प्लीज इस चीज को आप लोग ध्यान से रखिए, किसकी ज्यादा होती है, सॉलिड्स की, लिक्विड की एंड गैस की, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। एक और मैं एमसीक्यू बताता हूं आपको कि एट 20 डिग्री किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड किसकी ज्यादा होगी। ए ऑप्शन हो गया आपका ग्रेफाइट, बी हो गया आपका वाटर, सी हो गया आपका आयरन, एंड डी हो गया आपका एयर, ठीक है। एंड ई भी लिख देता हूं, नन ऑफ द अबव, ठीक है। ये आपका एग्जाम में एक यूपीपीसीएस नहीं आईएएस में आया हुआ है, शायद एग्जाम में आईएएस 2005 में सवाल आया हुआ है कि एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड वेलोसिटी ऑफ साउंड सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे ज्यादा वेलोसिटी ऑफ साउंड किसकी होगी, ग्रेफाइट की, वाटर की, आयरन की, एयर की और नॉट की। तो प्लीज आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, बताइए हमको किसकी ज्यादा होती है, किसकी ज्यादा होती है दोस्तों। जी नहीं, ग्रेफाइट नहीं आएगा, आंसर होगा इसमें आयरन। क्या होगा दोस्तों? जी हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने, अब सही बताया आपने, आंसर क्या होगा इसका, आयरन, ठीक है। अगली चीज देखते हैं हम लोग, एक और पॉइंट है आपका
इन वैक्यूम। वैक्यूम समझते हैं आप लोग? वैक्यूम क्या होता है? निर्वात। क्या होता है वैक्यूम का मतलब? निर्वात, जहां पे एयर नहीं होती है। ठीक है। अगर हम वैक्यूम की बात करते हैं, इन वैक्यूम क्या होगा? वी कैन नॉट हियर एनी टाइप ऑफ साउंड। वी कैन नॉट हियर एनी टाइप ऑफ साउंड। क्यों? क्योंकि निर्वात में क्या होता है, देखो साउंड के लिए क्या होती है, कौन सी तरंगें चाहिए होती हैं आपकी? अनुदैर्घ्य तरंगें, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के लिए क्या चाहिए होता है? मीडियम, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन वहां तो कोई माध्यम है ही नहीं, क्योंकि वहां पे क्या है? निर्वात है। तो इसीलिए हम लोगों को निर्वात में कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। फिर एक बच्चा बोलता है, मुझसे सवाल आता है कि सर अगर एस्ट्रोनॉट जाते हैं चंद्रमा पे, वहां तो निर्वात है, तो वो लोग आपसे बात कैसे करते हैं? बिल्कुल सही सही जवाब भाई, बिल्कुल भाई सही सवाल है। तो मैंने फिर सोचा 2 मिनट कि हाँ यार बात तो सही है उसकी, कि जब चंद्रमा पे तो निर्वात है, वैक्यूम है, वहां पे वो लोग कैसे बात करते हैं? तो उसका सही जवाब ये है कि वो लोग एक तरह का मास्क पहने होते हैं, एक तरह का हेलमेट पहने हुए होते हैं, जिसके अंदर गैस फिल्ड हुई होती है, उसमें रेडियोस लगे होते हैं। तो रेडियो तरंगें एक दूसरे से वो ट्रांसमिट करते हैं, उसके थ्रू बात कर पाते हैं वो लोग। ठीक है। तो ये भी सवाल आया हुआ है आपका कि एस्ट्रोनॉट जब जाते हैं या कोई नॉर्मल इंसान वहां पे जाता है तो बात नहीं कर पाते। ऑप्शन क्या बचा? कि वो सुनना बंद कर देते हैं, उनका कान काम करना बंद कर देता है, या वी कैन नॉट हियर एनी टाइप ऑफ साउंड। ठीक है। तो ऐसे कुछ 4 ऑप्शन होंगे। तो इजीली यू कैन टेक व्हाई, बिकॉज देयर इज नो मीडियम, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू लिसन द साउंड इन वैक्यूम। ओके, यहां तक कोई परेशानी किसी को? ठीक है। वी कैन नॉट हियर एनी टाइप ऑफ साउंड इन वैक्यूम, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। किस चीज की बात कर रहे हैं हम लोग? आगे बात करते हैं हम लोग अगले टॉपिक की। इसको साफ कर देता हूं मैं। तो आप लोग लिख लीजिए, अगला टॉपिक हमारा डोपलर इफेक्ट। क्या है दोस्तों? डोपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर का प्रभाव। ठीक है। क्या होता है कि यहां पे कोई सोर्स है। ठीक है, मैं इसका सीधा एग्जांपल बताऊं। यहां पे कोई सोर्स है, ठीक है। सोर्स में यहां से एनर्जी ट्रांसफर की, क्या की? एनर्जी ट्रांसफर की। कुछ पार्टिकल्स के फॉर्म में एनर्जी यहां तक ट्रांसफर की। 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहां तक एनर्जी ट्रांसफर हुई। यहां वही हमारा अपना रामू खड़ा है या मंगू खड़ा है। ठीक, यहाँ पे एक उद्दंड बच्चा खड़ा है, चुन्नू। ठीक है, कौन खड़ा है यहाँ पे? चुन्नू खड़ा है। ठीक है, तो अपने चुन्नू ने यहां से सोर्स से आवाज सुनी, तो चुन्नू को आवाज सुनाई देगी कितनी? 10 फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, चुन्नू को यहां से आवाज सुनाएगी, लेकिन चुन्नू तो भाई उद्दंड बच्चा है हमारा, तो चुन्नू से यहां रहा नहीं गया। तो चुन्नू क्या गया? चुन्नू थोड़ा सा आगे बढ़ गया। चुन्नू थोड़ा सा आगे बढ़ गया। ठीक है, तो जब वो पहले यहां पे खड़ा था तो उसे 10 फ्रीक्वेंसी की आवाज आ रही थी, लेकिन चुन्नू क्या गया? चुन्नू थोड़ा सा और आगे बढ़ गया। तो और आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ कि उसे जो ये पार्टिकल थे, ये पार्टिकल उसके पर्टिकुलर टी टाइम में आ रहे थे। टी टाइम में आते, अब क्या होगा? वो पार्टिकल कुछ कम टाइम में आएंगे, यानी कि यही 10 उसको कुछ पहले ही सुनाई पड़ने लग जाएंगे, है ना। यानी कि 10 तो आ ही आ रहे थे, अभी 2 पार्टिकल और आगे बढ़ गए। अब इसे कितना सुनाई पड़ रहा होगा? 12 का। कितना सुनाई पड़ रहा होगा? 12। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चुन्नू भाई आगे बढ़ा। अब चुन्नू ने कहा नहीं नहीं, मुझे तेज सुनाई पड़ रहा है, मैं तेज नहीं सुनूंगा, मैं पीछे जाके देखूंगा। भाई पीछे गया वो चुन्नू, फिर से उसने पीछे जाके देखा कि पीछे क्या हो रहा है।
तो चुन्नू यहाँ से थोड़ा सा पीछे बढ़ गया, यहाँ से पीछे बढ़ गया। तो पीछे बढ़ गया, तो पीछे जाने पे क्या हुआ, चुन्नू को आवाज कितनी सुनाई देगी, अब इन दो पार्टिकल्स की आवाज थोड़ी सी कम सुनाई देगी। जो दो पार्टिकल्स के पास आने वाले थे वो लैप्स हो जाएंगे, उनकी एनर्जी वहां तक पहुंचने से पहले वो खत्म हो जाएंगे, और दे आर नॉट एबल टू ट्रांसफर देयर एनर्जी फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, तो अब क्या होगा, चुन्नू को यहाँ पे कितनी सुनाई देगा, 8 फ्रीक्वेंसी का आवाज सुनाई देगी। बस बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो यही हुआ कि ऑब्जर्वर का सोर्स के पास आना या जाना, इसी का प्रभाव कहलाता है डॉपलर इफेक्ट। क्या कहलाता है दोस्तों, डॉपलर इफेक्ट। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, इंग्लिश में लिख लेते हैं, क्या बात है ये। When, आप लोग भी लिखते रहिए, when there is a relative motion between source and observer, ये क्या है, चुन्नू अपना क्या है, ऑब्जर्वर, between source and observer of a wave, the frequency QUE, frequency apparent, APPA, frequency apparent to the observer is different than original frequency generated by source and this effect is called Doppler effect। क्या कहलाएगा, Doppler effect। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, यहाँ तक समझ आएगी नहीं है। When there is relative motion between source and observer of a wave, ठीक है, जब किसी वेव के बीच में ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो, then the frequency apparent to the observer, जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई पड़ेगी, that is different from its original frequency, original frequency से वो अलग होगी, that effect is known as Doppler effect। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और समझ लो, जैसे अगर ये आपका ऑब्जर्वर है और ये आपका सोर्स है, ठीक है, अगर ये दोनों दूर जा रहे हैं दूसरे से, क्या जा रहे हैं, दूर, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटेगी। अगर ऑब्जर्वर एंड सोर्स एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं तो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। ऑब्जर्वर सोर्स एक दूसरे से दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, ऑब्जर्वर और सोर्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। यहां तो कोई दिक्कत किसी को नहीं। एक बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, आपने सुना होगा भाई अपना चुन्नू इससे यहाँ घूमने आ गया, इससे यहाँ भी आ गया, इसने कहा चलो मैं घूमने चलता हूँ, तो घूमने चला गया, वो चला पहुंचता है स्टेशन पे। भाई चुन्नू पहुंचा है स्टेशन पे, तो स्टेशन पे चुन्नू पहुंचता है, चुन्नू देखता है कि ट्रेन आ रही है। भाई चुन्नू बड़ा दंड बच्चा है, वैसे ही आपको पता है, तो चुन्नू ने देखा कि जब ट्रेन उसकी तरफ आ रही है, उसे बड़ी तेज आवाज लगी हुई, जो उसके पास ट्रेन आती रही, ट्रेन की आवाज उसकी तरफ ज्यादा आती रही, मतलब ट्रेन की सीटी की आवाज उसके पास ज्यादा आती रही।
जो ही ट्रेन उसके पास से गुजरी, ट्रेन थोड़ा सा आगे बढ़ी, सीटी की आवाज कम होनी शुरू हो गई। अब चुन्नू परेशान हो गया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि जब ट्रेन मेरे पास आ रही थी तब तो आवाज इसकी तेज आ रही थी, और जब भी ट्रेन मुझसे दूर जा रही है तब इसकी आवाज मुझे कम आ रही है। तो चुन्नू को फिर बताया मैंने कि भाई चुन्नू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें ट्रेन की कोई गलती नहीं है, गलती किसकी है? सिर्फ डोपलर साहब की। क्योंकि डोपलर साहब ने बताया था कि जब ऑब्जर्वर और सोर्स के वेग के बीच रिलेटिव मोशन होगा, अगर वो दोनों नजदीक आएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अगर वो दोनों दूर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। ठीक है, ओके ओके। तो मैं एग्जांपल लिख देता हूं, व्हेन द ट्रेन इज पासिंग through a passenger। ठीक है, ये यूपीपीसीएस 2007 में सवाल आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैं कोशिश यही करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके ऑब्जेक्टिव ना कराए, आपके कंटेंट में ही सवाल को डाल दिया जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग इसको लिख लो, फिर मैं अगली चीज बताता हूं। ठीक है भाई, यहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की। किसकी बात करेंगे हम लोग? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, 3 चीजें हमने बताई आपने वेव में, कौन कौन सी होती है? रैट, चूहा। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मतलब है आपका इको। क्या है? इको। ठीक है भाई, अभी चुन्नू आपका कहां पे था? स्टेशन पे था। भाई चुन्नू को मजा नहीं आ रहा स्टेशन पे, चुन्नू स्टेशन पे था, ट्रेन आई, ट्रेन पे चढ़ा और वो पहुंच गया कुल्लू मनाली। आजकल तो वैसे ठंडी पड़ रही है, तो आप लोग भी अगर कहीं हैं तो घूम आइए, थोड़ा सा कुल्लू मनाली घूम आइए, हिमाचल प्रदेश घूम आइए, उत्तराखंड घूम आइए, ऐसी जगह जाइए, जम्मू कश्मीर जाइए, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी सेफ जगह पे जाइए जहाँ पे आपको मजा आए। ठीक है, जब आप पहाड़ों पे पहुंचना, वहां पे पहाड़ है नहीं सारे, पहाड़ों पे पहुंचना, तो पहाड़ों में आपने एक चीज नोटिस की, जब आप पहुंचेंगे तो आप क्या करोगे? आवाज लगाओ, जैसे बोलते हैं ना, जैसे सभी लोग अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के नाम बोलना पसंद करते हैं, या लड़कियों के नाम या लड़कों के नाम बोलना पसंद करते हैं। ठीक है, तो मस्ती मूवी देखी होगी, उसमें जैसे होता है, उसमें भी एक लोग ऐसे ही बोलता है। तो जब आप जाओगे पहाड़ों पे तब आप देखते हो क्या होता है, तो आप आवाज लगाते हो, जैसे बोलते हो हेलो, या बोलते हो रंजीत, तो क्या होता है? पलट क्या बनाती है? रंजीत, रंजीत। आती नहीं आती? इको होता ही नहीं होता है, यानी कि आपकी आवाज आपको ही कुछ समय बाद वापस आके सुनाई दे। तो चुन्नू भी पहुंचा भाई अपना, चुन्नू ने बोला अपना नाम की, भाई चुन्नू, उधर से आवाज आई चुन्नू चुन्नू चुन्नू, आवाज सुनाई दी उसे, है ना? तो आवाज सुनाई दी उसे, तो जो ये आवाज आती है ना सुनाई, ये क्या होता है? इको। ये क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, यानी कि जो सामने वाली बॉडी होती है उससे रिफ्लेक्टेड होके जो आवाज आपको वापस आती है वो क्या कहलाती है? इको दोस्तों। और ये बहुत ही बड़ा फिनोमेना है आपके साउंड का, बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है साउंड में इको। क्योंकि आप लोग देखते होंगे समुद्र में भी इसका चीजों का यूज होता है, डॉल्फिन होती है, रैट होता है, तो बैट होता है, मतलब चमगादड़ हुआ, डॉल्फिन मछली हुई, आपकी सबमरीन हुई, दे आर ऑल्सो यूजिंग दीज थिंग्स। इससे इको का काफी यूज करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग बात करते हैं क्या होती है कि कंडीशन क्या होगी इको के लिए, कंडीशन फॉर इको, है ना? इको के लिए कंडीशन क्या होगा, क्या क्या होगी कि अगर मैं आपसे कहूं से हेलो, इको आया? नहीं। मैं बोलूं हेलो, इको आया? नहीं। अब ये भी तो एक कमरा है, क्या इस कमरे में मैं बोलूं और मुझको इको सुनाई देगा? नहीं। तो ऐसी क्या कंडीशन है, ऐसे क्या कुछ चीजें हैं कि जिनकी वजह से आपको इको सुनाई दे रहा है ना? यानी कि पहली कंडीशन है क्या?
कि साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग पार्टिकल यानी कह लो ऑब्स्टिकल should be greater than should be greater than the wavelength of sound wave। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। दूसरा पॉइंट क्या है, इंटेंसिटी should be sufficient। कैसी होनी चाहिए इंटेंसिटी? सफिशिएंट होनी चाहिए, है ना। पहला क्या हो, साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग पार्टिकल, जो रिफ्लेक्टिंग पार्टिकल जहां पे ऑब्स्टेकल से लग के आ रहा है उसका साइज होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हुआ। तीसरा पॉइंट हुआ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटेंसिटी ऑफ, क्या कहते हैं, डिफरेंस ऑफ टाइम ऑफ ओरिजिनल साउंड। लिख लेता हूं मैं, लिख लो आप लोग, डिफरेंस ऑफ टाइम ऑफ ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड is 1/10 और 0.1। ठीक है, क्या लिखा मैंने, एज 1/1.1। यूपी पीसीएस में 2 टाइम्स, एसएससी में भी 1-2 बार आया हुआ है, समय याद नहीं है, टाइम याद नहीं है सही से। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टाइम ऑफ ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड एज। ऑप्शन थे कि क्या था कि फॉर इको डिफरेंस ऑफ टाइम ऑफ ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड एज 0.1, ऑप्शन ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और नन ऑफ द अबव, क्या कह सकते हो। ठीक है, तो इसका सही जवाब था एज ग्रेटर देन। क्या था दोस्तों, इज ग्रेटर देन। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या हमने 3 कंडीशन में लिखी हैं कि साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग पार्टिकल वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, इंटेंसिटी शुड बी सफिशिएंट। ऐसा हो क्या, हेलो हेलो हेलो, आवाज तो नहीं आएगी, वीक नहीं आएगा, तेज बोलोगे आप लोग, हेलो, इंटेंसिटी ऑफ सफिशिएंट होनी चाहिए। तीसरा क्या है, डिफरेंस ऑफ टाइम ऑफ ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड इज ग्रेटर देन 1/10 और 0.1। तो ओरिजिनल साउंड है और रिफ्लेक्टेड साउंड है, उसके बीच कम से कम 0.1 सेकंड का गैप होना चाहिए। 0.1 सेकंड से कम अगर गैप हुआ तो आपको इको की आवाज नहीं आएगी। 0.1 तो 0.1 से ज्यादा होना चाहिए, 0.1 तो होना ही होना चाहिए, 0.1 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, यहां तक बताओ, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं हम लोग कंडीशन ऑफ इको एयर। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि भाई चुन्नू गया और चुन्नू खड़ा हो गया इधर अपना माउंटेन के पास, कितनी दूर माउंटेन के पास खड़ा हो गया, कह रहा हेलो मैं चुन्नू, आवाज तो नहीं आई वापस। फिर उसने बोला हेलो मैं चुन्नू, नहीं आवाज वापस। चुन्नू बड़ा परेशान, चुन्नू करे आवाज वापस क्यों नहीं आ रही है भाई, ऐसी क्या दिक्कत है। अब अभी तुमने बताया कि 0.1 सेकंड होना चाहिए, ठीक है भाई, ग्रेटर देन 0.1 सेकंड है, लेकिन अब आवाज क्यों नहीं आ रही है इको की। तो चुन्नू ने कहा फिर से कोई दिक्कत आ रही है, यानी कि कुछ और कंडीशन है इको में एयर के लिए। यानी कि कह लो कि चुन्नू भाई साहब हमारे यहाँ खड़े हैं अगर, ठीक है, चुन्नू हमारा यहाँ खड़ा है और अगर ये हमारा यहाँ पे खड़ा है आपका माउंटेन, ठीक है, माउंटेन खड़ा हुआ है, तो सपोज मैंने इनके बीच की डिस्टेंस मान ली d, ठीक है, कितनी मान ली डिस्टेंस d, और टाइम कितना लगेगा 0.1 सेकंड। मीडियम क्या है एयर,
ठीक। और एयर में वेलोसिटी कितनी होती है साउंड की, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितनी होती है, अरे बताओ भाई, 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 343 किस पे होती है, 20 डिग्री पे, ये किस पे है, 25 डिग्री पे। ओके, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट 20 डिग्री इज 333 डिग्री 333 मीटर पर सेकेंड, and velocity of sound in air at 25 degree centigrade is 340 meter per second. Now you know that when particle या energy will transfer from source to observer and it will reflected back from observer to source to hear echo, then what distance will it travel? It will travel d distance from source to observer, then again it has to travel d distance from observer to source, right? Is there any problem? Then what will be the total distance? 2d. Okay, time is 0.1 second, velocity is 340. Then simple. Now Chunnu, what the things that I know the formula of velocity equal to distance upon time, that is चाल बराबर दूरी बटे समय। चुन्नू को समझ में आ गया कि भाई हाँ, अब हम बता देंगे कि भाई क्या दिक्कत आ रही है। तो उससे पता था कि वेलोसिटी बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो वेलोसिटी कितनी है अब आपकी 340, डिस्टेंस कितनी है 2d, टाइम कितना है 0.1। तो जब इसको निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा d 70 मीटर। यानी कि ई को सुनाई देने के लिए सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की दूरी 17 मीटर तो होनी चाहिए। 17 मीटर से कम दूरी हुई तो आपको इको की आवाज नहीं सुनाई देती पड़ेगी। अथवा कहना चाहते हैं कि there should be a minimum distance of 17 meter between source and observer to hear echo, otherwise you will not hear echo. And another condition is that the difference of time of Fourier sound and reflected sound is greater than 0.1 second. Okay, that's it. That question is comes 2 times or in RRB, JTO, I think शायद JTO था, and also in SSC. Okay, समझ में आई बात। तो बात तो हो गई है एयर की। चुन्नू अपना भी कहा है पहाड़ पे। चुन्नू ने देखा कि उधर से नदी जा रही है, तो उसने कहा चलो नहा लेते हैं। नहाते टाइम उसने कहा चलो यार, इको तो हमें यहाँ पे सुनाई पड़ रहा था, अब इको क्यों ना हम वाटर में भी सुनते हैं। अब भाई चुन्नू की बात तो माननी पड़ेगी। चुन्नू की बात माननी जाएगी तो भाई चुन्नू अब कहाँ गया आपका, वाटर में। तो वाटर में वो गया, फिर से उसने क्या किया, वाटर में गया, उसने दूरी कितनी रखी 17 मीटर। जब उसने दूरी 17 मीटर रखी, उसे इको नहीं सुनाई दिया भाई, इको नहीं सुनाई दिया भाई चुन्नू को। चुन्नू अपना बड़ा परेशान, चुन्नू फिर से परेशान हो गया अपना। अब चुन्नू क्या करे, चुन्नू ने कहा भाई कि हमें तो सारी चीजें पता है, हमें तो सारी चीजें पता है। क्या कि भाई चुन्नू रहा यहाँ पे, ठीक, ये रहा वाटर, ये रही आपकी ये सोर्स मान लो आपका, सोर्स तो यही होगा, चुन्नू होगा। ये आपका कोई ऑब्स्टेकल मान लो, ऑब्स्टेकल हो गया, इसमें पत्थर हो गया, कुछ पत्थर उत्तर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मान लिया मैंने। डिस्टेंस कितनी होगी d। ठीक है भाई, कंडीशन फॉर इको इन वाटर, इतनी बात समझ आ रही है। ठीक है, इको के लिए क्या चाहिए भाई, टाइम पता है तुम्हें कितना है 0.1 सेकंड तो चाहिए।
वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर कितनी होती है? मैंने आपको लास्ट लेक्चर बताई है, बताइए आप लोग कितनी होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड वाटर में? जी हाँ, बिल्कुल सही बताइए आपने 1440 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देख लो फिर भाई, आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। So you know the velocity, that is 1440. You know the distance, that is d, and again d, that is 2d. You know the time, time is 0.1. So now distance is 72 meter. Now Chunnu knows that he should keep distance 72 meter in water to hear echo, and he had to keep distance 17 meter to hear echo in air. ओके, इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी नहीं? ठीक है, अब देखो एक चीज और देखते हैं हम लोग। देखो बैट्स होते हैं ना आपके, बैट्स होते हैं और वेल होती है। वेल फिश होती है कि नहीं होती है? ठीक है, वेल फिश होती है। तो वेल फिश क्या, ये सब तो अपने बैट्स का तो ब्लाइंड होती है, ये तो खैर इसके तो ये तो होते हैं, ये ब्लाइंड होता है आपका बैट। लेकिन ब्लाइंड होने के साथ साथ उसे पता रहता है कि हाँ भाई इको के लिए हमें क्या चाहिए, 0.1 सेकंड, उसे पता है। ठीक है भाई, उसे पता है कि कितना टाइम चाहिए, टाइम पता है। डिस्टेंस उसे पता करनी होती है कि कितनी डिस्टेंस है, वेलोसिटी उसे पता रहती है ना। बट दे यूज अल्ट्रासोनिक वेव। कौन सी तरंग यूज करते हैं बोलो? अल्ट्रासोनिक वेव्स। बैट्स मतलब चमगादड़। तो चमगादड़ होता है जो, ठीक है, चमगादड़ होता है, तो वो कीड़ों को पता करने के लिए, उसके सामने कोई भी ऑब्स्टिकल है उसको पता करने के लिए क्या पता, किस तरंगों का यूज करता है? अल्ट्रासोनिक वेव का, जिन्हें हम लोग पराश्रव्य तरंगें बोलते हैं, पराश्रव्य तरंगें बोलते हैं। ठीक है, इनका यूज करता है। और इन तरंगों की फ्रीक्वेंसी आपको पता है बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? बहुत ज्यादा, यानी कि 20 किलोहर्ट्ज से कम, 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होती है ना। 20,000 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होती है, 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होती है, तो वो आती है अल्ट्रासोनिक वेव। ऐसे आपकी वेव फिश होती है, वो समुद्र में उसके सामने जो भी चीजें होती हैं उनको पता करने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए किस तरह का यूज करती है? अल्ट्रासोनिक वेव्स का। अल्ट्रासोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 20,000 किलोहर्ट्ज से ज्यादा। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों के? ठीक है, तो अगर सवाल आ जाए, 2-3 बार सवाल आया हुआ है, मैं क्या लिखूंगा? एसएससी में भी आया हुआ है, यूपी SSC में भी आया हुआ है, यूपी PCS में भी आया हुआ है, RRB में भी आया हुआ है कि चमगादड़ अपने भोजन को, अपने कीड़ों को या सामने वाली चीजों को पता करने के लिए कौन सी तरंग का यूज करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स का वेव। अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा। हम लोग के लिए ऑडिबल कहां से कहां तक होती है? 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से कम लोग नहीं सुन सकते, 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा नहीं सुन सकते। यहाँ तक किसी कोई परेशानी नहीं। अब आपको पता होता है कि दो चीजें हो रही हैं आपकी, क्या है कि जो आपके वो होते हैं, क्या बोलते हैं, जल सेना, है ना। तो नेवी वाले आप लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग सबमरीन यूज करते हैं, है ना, सबमरीन यूज करते हैं। सबमरीन यूज करते टाइम वो लोग किसके यूज करते हैं? सोनार का। ठीक है, किसका यूज करते हैं? सोनार का यूज करते हैं। एक पनडुब्बी दूसरी पनडुब्बी को पता करने के लिए या पानी में किन्हीं और चीजों को पता करने के लिए कि सामने कौन सी चीज आ रही है, क्योंकि पानी में देख तो सकते नहीं है, वो लोग किसका यूज करते हैं? सोनार का, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं। ठीक है, जिससे उन्हें पता होता है कि सामने कौन सी चीज है, यानी कि यहाँ से वो साउंड उन्होंने भेजी, सोर्स से साउंड भेजी, सामने अगर कोई ऑब्स्टिकल हुआ, कोई बॉडी उससे रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होके वापस आई, रिफ्लेक्ट होके वापस आई, और उन्हें पता चल जाता है कि सामने कितनी दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट है, कितनी दूरी पे कोई ऑब्स्टिकल है।
तो इसका फुल फॉर्म आता है दोस्तों, सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, रेंजिंग क्यों? क्योंकि वो रेंज पता कर, नेविगेशन क्यों? साउंड का पता करते हैं। एक और न्यू चीज होती है रेडार का यूज। ठीक है, रेडार क्या होता है? रेडार क्या होता है आपका? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडार क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो ये क्या होती है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ऐसे ही काम, मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो रेडियो तरंग होती है, उनको पता करते हैं ये। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आई आपको? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो लेक्चर को हम लोग ज्यादा नहीं खींचेंगे। इसके बाद हमारा साउंड पे बस लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग एमसीक्यू करेंगे, जो भी और एमसीक्यू बाकी होंगे या जो भी और टॉपिक हमारा बचा हुआ उस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे और बताएंगे आपको कि और क्या क्या चीजें होती है, जैसे लाउडनेस हुआ, आपका पिच हुआ, आप कैसे डिफरेंस पता करोगे बांसुरी की आवाज में और हारमोनियम की आवाज में, या मेरी आवाज में, या एक लड़की की आवाज में, है ना? जैसे आंख बंद करते ही हम लोग पता कर, चुन्नू में नाक बंद करते ही पता कर लेता है वो कि भाई लड़की की आवाज है कि लड़की की आवाज है। एक्सेप्शन भी होता है भाई, कुछ कुछ हम लोग नहीं मालूम कर सकते। जैसे मेरे एक फ्रेंड है तो वो लड़की की तरह बोलता है, देन वी कैन नॉट इजीली फाइंड द व्हिच वॉइस इज व्हिच, दैट इज मैन और वुमन, राइट? तो आने वाली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? लाउडनेस पढ़ेंगे, पिच पढ़ेंगे और काफी सारी चीजें हम लोग देखेंगे साउंड के बारे में। एंड कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो ये आप लिख लीजिए, ठीक है? और बाकी आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके, तो प्लीज कमेंट में आप लोग बताते रहिए कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा, कैसा आप पसंद कर रहे हैं और क्या चाहते हैं आप लोग। कोई सिखाए तो हमसे प्लीज बताइए, कोई और हम लोग सजेशन, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं सजेशन बताइए आप लोग, और भी हमसे हेल्प चाहते हैं वो हेल्प बताइए। ठीक है, तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए आप लोग, हमको ऐसे ही प्यार देते रहिए। जो अभी तक पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी जो वीडियो पढ़ी है फिजिक्स की, जनरल साइंस की, वो आप लोग वॉच कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।